कल्पना कीजिए, एक साधारण आदमी जो अपने परिवार से प्यार करता है, दोस्तों के साथ हंसता है और एक आम जिंदगी जीता है, लेकिन अचानक परिस्थितियां बदलती हैं। वही व्यक्ति बुरी हरकतें करने लगता है, जिसे देखकर आप कहेंगे, ये तो वो इंसान ही नहीं लग रहा। ऐसा ही कुछ हुआ अबू गरीब जेल में, जहां अमेरिकी सैनिक जो अपने देश के लिए सेवा कर रहे थे, अचानक निर्दयी यातनाएं देने लगे। जो सैनिक कभी इंसानियत की मिसाल थे, वही क्रूरता की हदें पार कर बैठे। सवाल उठता है, क्या ये लोग शुरू से ही बुरे थे या परिस्थितियों ने इन्हें ऐसा बना दिया? इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फिलिप जिम्बार्डो ने एक चौंकाने वाला प्रयोग किया, स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। उन्होंने साधारण छात्रों को दो समूहों में बांटा, कुछ जेलर बने और कुछ कैदी। कुछ ही दिनों में जेलर छात्रों ने कैदियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वे उन्हें अपमानित करने लगे, सजा देने लगे और देखते ही देखते वे क्रूर बन गए। अब सोचिए, अगर पढ़े लिखे समझदार छात्र कुछ ही दिनों में ऐसा कर सकते हैं, तो असल जिंदगी में हम कब, कहां और कैसे किसी बुरी परिस्थिति का शिकार हो सकते हैं, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। किताब द लूसीफर इफेक्ट हमें यह सिखाती है कि अच्छे लोग भी बुरे बन सकते हैं। हमारी सोच को परिस्थितियां कैसे नियंत्रित करती हैं, बुराई को रोकने के लिए हमें खुद को कैसे तैयार करना चाहिए। इस किताब में आपको इंसानी मन की गहराइयों में छिपी वह सच्चाई मिलेगी, जिसे जानकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या मैं भी कभी ऐसी स्थिति में फंस सकता हूं? तो चलिए इस सफर पर चलते हैं और समझते हैं कि अच्छाई और बुराई के बीच का फर्क कितना नाजुक होता है और कैसे हम खुद को बचा सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। चैप्टर 1 द साइकोलॉजी ऑफ ईवल। सन 2004, अबू गरीब जेल, इराक। एक कैदी जिसका सिर काले थैले से ढका हुआ था, डर से कांप रहा था। उसके हाथों को रस्सियों से पीछे बांध दिया गया था और पास खड़े अमेरिकी सैनिक उसका मजाक उड़ा रहे थे। किसी ने उसे बिजली के झटके दिए तो किसी ने उसकी बेइज्जती करते हुए हंसते हुए तस्वीरें खींच लीं। ये वही सैनिक थे जिन्होंने कभी अपने परिवार से वादा किया था कि वे देश की सेवा करेंगे, लेकिन यहाँ वे निर्दयता की सारी हदें पार कर चुके थे। अब सवाल ये है कि आखिर क्या कारण था कि अच्छे और प्रशिक्षित सैनिक, जो कभी अपने घरों में अपने बच्चों के लिए आदर्श थे, अचानक ऐसे बेरहम अत्याचारी बन गए? क्या ये बुराई उनके अंदर पहले से थी या परिस्थितियों ने उन्हें ऐसा बना दिया? यही सवाल हमें फिलिप जिम्बार्डो की इस पुस्तक द लूसीफर इफेक्ट में मिलता है। वे बताते हैं कि बुराई किसी व्यक्ति के अंदर पहले से नहीं होती, बल्कि हालात और माहौल उसे बुरा बना सकते हैं। बुराई का मनोविज्ञान। अच्छे लोग बुरे कैसे बनते हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि बुरे लोग एकदम अलग होते हैं, जैसे अपराधी, धोखेबाज या आतंकवादी। लेकिन जिम्बार्डो कहते हैं कि बुराई कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह सिचुएशनल फोर्सेस की वजह से पैदा होती है। जब एक इंसान पर बाहरी दबाव पड़ता है, चाहे वह सत्ता, डर या सामाजिक दबाव हो, तो उसकी सोच और भावनाएं बदलने लगती हैं। वह धीरे धीरे वही करने लगता है जिसे उसने कभी गलत समझा था। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। जिम्बार्डो ने 1771 में एक प्रयोग किया, जहां उन्होंने कॉलेज के कुछ छात्रों को दो समूहों में बांट दिया। कुछ को जेलर बनाया और कुछ को कैदी। पहले दिन तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जेलर भूमिका में आए छात्रों ने शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। वे कैदियों को अपमानित करने लगे, छोटी छोटी गलतियों पर कठोर सजा देने लगे और उनका मानसिक उत्पीड़न करने लगे। यह प्रयोग यह दर्शाता है कि जब किसी इंसान को बिना रोक टोक के सत्ता दी जाती है, तो वह बुराई की ओर झुकने लगता है। बुराई को जन्म देने वाले 3 प्रमुख कारक हैं। 1. सत्ता और नियंत्रण। जब किसी को पूरा अधिकार मिल जाता है, तो वह दूसरों पर अत्याचार करना सही समझने लगता है। 2. एनोनिमिटी। जब कोई खुद को पहचान से छुपा लेता है, जैसे मास्क या यूनिफॉर्म पहनना, तो वह अधिक बुरे कार्य कर सकता है। डिह्यूमनाइजेशन। जब हम दूसरों को इंसान नहीं बल्कि वस्तु की तरह समझने लगते हैं, तब हम उन पर क्रूरता दिखाने लगते हैं। तो क्या हम सभी बुरे बन सकते हैं? जिम्बार्डो हमें यह बताना चाहते हैं कि इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। बस परिस्थितियां तय करती हैं कि कौन सा पक्ष उभर कर आएगा। अगर हम खुद को सही मूल्यों और नैतिकता से बांधे रखें, अपने आसपास के प्रभावों को समझें और सही निर्णय लें, तो हम बुराई के जाल में फंसने से बच सकते हैं। क्या आपने कभी ऐसी परिस्थिति महसूस की है
जहां हालात ने आपको अपनी सोच बदलने पर मजबूर किया हो? इस पर सोचिए। चैप्टर 2, द स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। कल्पना कीजिए, आपको अचानक एक नई भूमिका दी जाती है। आपको कहा जाता है कि आप अब एक जेलर हैं और आपके सामने जो खड़ा है वह आपका कैदी। आप पूरी तरह से सामान्य इंसान हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं आप अपनी नई भूमिका में इस कदर खो जाते हैं कि निर्दयता और क्रूरता आपकी पहचान बन जाती है। अब आपको यह कहानी काल्पनिक लग सकती है, लेकिन यह हकीकत है। एक ऐसा प्रयोग जिसने दुनिया को दिखाया कि कैसे साधारण लोग, जब उन्हें सत्ता दी जाती है तो वे बुरे और निर्दयी बन सकते हैं। इसी बात को समझने के लिए डॉ. फिलिप जिम्बार्डो ने 1971 में किया एक चौंका देने वाला प्रयोग, स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट किया। प्रयोग की शुरुआत के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिक फिलिप जिम्बार्डो ने एक अखबार में विज्ञापन दिया। पैसे कमाना चाहते हैं? 14 दिनों के लिए एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन में भाग लें। बहुत सारे छात्रों ने भाग लेने के लिए आवेदन किया। जिम्बार्डो ने उनमें से सबसे मानसिक रूप से स्वस्थ और सामान्य 24 छात्रों को चुना। फिर उन्हें 2 समूहों में बांट दिया गया। आधी संख्या को कैदी बनाया गया, जिन्हें एक जेल जैसी जगह में रखा गया। बाकी को जेलर बनाया गया, जिन्हें वर्दी, डंडे और पूरा नियंत्रण दिया गया। यह एक प्रयोग था, लेकिन कुछ ही दिनों में ये छात्र अपनी भूमिकाओं में इस तरह ढल गए कि हकीकत और अभिनय के बीच का फर्क मिट गया। कैसे निर्दयता जन्म लेती है। पहले दिन सब कुछ सामान्य था, लेकिन जल्द ही जेलर बने छात्र असली जेलर की तरह व्यवहार करने लगे। वे कैदियों पर चीखने लगे, छोटी छोटी गलतियों पर सजा देने लगे, मानसिक रूप से अपमानित करने लगे। कुछ ने कैदियों को घंटों तक खड़ा रखा, खाने से वंचित किया। दूसरी तरफ कैदियों में भी बदलाव आने लगा। वे खुद को कमजोर और लाचार महसूस करने लगे। कुछ ने विरोध किया, लेकिन ज्यादातर ने खुद को हालात के हवाले कर दिया। आश्चर्य की बात यह थी कि यह सब सिर्फ 6 दिनों में हुआ, जबकि प्रयोग को 14 दिन चलना था। स्थितियां इतनी भयावह हो गईं कि जिम्बार्डो को प्रयोग को बीच में ही रोकना पड़ा। इस प्रयोग से हमें क्या सीखने को मिला? सत्ता इंसान को बदल देती है। जब किसी को असीम शक्ति मिल जाती है तो वे अपनी नैतिकता खोने लगते हैं। भूमिका की ताकत। इंसान अपनी भूमिका में इस तरह घुस जाता है कि असली और नकली का फर्क भूल जाता है। अनामिता का प्रभाव। जेलर बनने वाले छात्रों ने वर्दी और डंडे के कारण खुद को अलग महसूस किया, जिससे वे ज्यादा निर्दयी बन गए। कैदी मानसिकता। जब लोग लगातार दबाव में रहते हैं तो वे इसे अपनी नियति मान लेते हैं और हार मान लेते हैं। अगर आप इस स्थिति में होते तो क्या करते? जरा सोचिए। अगर आपको जेलर बनने का मौका मिले तो क्या आप भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करेंगे? क्या हालात आपको बदल सकते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। यही सवाल जिम्बार्डो हमें पूछते हैं। क्या बुराई हमारे अंदर है या हालात हमें बुरा बना देते हैं? स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट हमें सिखाता है कि हमें अपनी परिस्थितियों को पहचानना चाहिए और नैतिकता बनाए रखने के लिए सतर्क रहना चाहिए। इस प्रयोग ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया और इसके नतीजे आज भी सेना, पुलिस और प्रशासन में शक्ति के गलत इस्तेमाल को समझने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे के अध्याय में हम जानेंगे कि बुराई सिर्फ परिस्थिति से नहीं, बल्कि सामाजिक दबाव से भी जन्म लेती है। जुड़े रहिए। चैप्टर 3, सिचुएशनल वर्स डिस्पोजिशनल। 1940 का दशक, नाजी जर्मनी। लाखों यहूदी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को यातना शिविरों में अमानवीय परिस्थितियों में रखा गया। उन्हें भूखा रखा गया, मारा पीटा गया और कई को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इन अत्याचारों को अंजाम देने वाले सैनिक वही थे जो कभी साधारण नागरिक हुआ करते थे, जो अपने परिवारों से प्यार करते थे, जो संगीत सुनते थे और सामान्य जीवन जीते थे। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये आम लोग अत्याचारियों में बदल गए? क्या यह बुराई पहले से उनके अंदर थी या परिस्थितियों ने उन्हें ऐसा बना दिया? यही सवाल द लूसीफर इफेक्ट की तीसरी थीम में उठाया गया है। स्थितिजन्य बनाम डिस्पोजिशनल, यानी बुराई का असली कारण व्यक्ति का स्वभाव है या परिस्थितियां उसे ऐसा बनने पर मजबूर करती हैं। हम आमतौर पर यह मानते हैं कि कोई इंसान बुरा है तो उसकी फितरत बुरी होगी, लेकिन फिलिप जिम्बार्डो इस धारणा को चुनौती देते हैं। उनका कहना है कि लोग बुरे कर्म इसलिए नहीं करते क्योंकि वे इनहेरेंटली बुरे होते हैं, बल्कि हालात और सामाजिक दबाव उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर देते हैं। उदाहरण के लिए,
अब्बू गरीब जेल में जो अमेरिकी सैनिक कैदियों पर अत्याचार कर रहे थे, वे घर पर अच्छे नागरिक थे, लेकिन जैसे ही उन्हें एक दबदबे वाली भूमिका और अनियंत्रित शक्ति मिली, वे निर्मम बन गए। जिम्बार्डो इस सिद्धांत को दो पहलुओं में बांटते हैं। डिस्पोजिशनल, यह मानता है कि इंसान का स्वभाव स्थायी होता है। अगर कोई बुरा काम करता है तो वो उसके अंदर से आ रहा है। उदाहरण, कोई अगर रिश्वत लेता है तो हम सोचते हैं कि वह व्यक्ति भ्रष्ट है। सिचुएशनल, यह कहता है कि इंसान का व्यवहार उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। सही और गलत का फैसला माहौल पर आधारित होता है। उदाहरण, वही ईमानदार व्यक्ति अगर परिवार की आर्थिक तंगी में फंसे तो रिश्वत लेने पर मजबूर हो सकता है। द पावर ऑफ सिचुएशन, परिस्थिति इतनी ताकतवर होती है कि वह इंसान के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों को बदल सकती है। इसे समझने के लिए जिम्बार्डो के स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट को फिर से देखें। कैसे साधारण छात्र जब जेलर बने तो वे सख्त और क्रूर हो गए। उन्होंने कैदियों पर हुकूमत जमाने के लिए हर संभव तरीका अपनाया। यह दिखाता है कि जब इंसान को लगता है कि उसकी पहचान छुपी हुई है तो वह बुरे कार्य करने में संकोच नहीं करता। उदाहरण लें तो सोशल मीडिया पर गाली गलौज करने वाले लोग जो असल जिंदगी में शांत होते हैं। सोशल प्रेशर, जब लोग देखते हैं कि उनके आसपास सभी कुछ कर रहे हैं तो वे खुद भी गलत कार्य करने लगते हैं। उदाहरण, परीक्षा में नकल करते हुए अगर सब कर रहे हों तो आप भी करने लगते हैं। पावर एंड कंट्रोल, जब व्यक्ति को पूरी शक्ति मिल जाती है तो वह उसका दुरुपयोग करने लगता है। उदाहरण, ऑफिस में एक छोटा सा मैनेजर भी अपने कर्मचारियों पर हावी होने की कोशिश करता है। तो बुराई कहां से आती है? जिम्बार्डो बताते हैं कि बुराई किसी के अंदर से नहीं आती, बल्कि परिस्थिति उसे जन्म देती है। अगर हालात सही बनाए जाए तो इंसान अच्छा रह सकता है, लेकिन अगर उसे गलत माहौल में डाल दिया जाए तो वह क्रूर बन सकता है। इसका मतलब है कि हमें खुद को और अपने आसपास के वातावरण को समझना चाहिए। जब हम देखते हैं कि कोई बुरी स्थिति बन रही है तो समय रहते उससे बाहर निकलना जरूरी है। आप खुद को कैसे बचा सकते हैं? सही माहौल चुनें। अगर कोई ऐसी जगह है जहां गलत काम हो रहे हैं तो उससे बचने की कोशिश करें। सोच समझकर निर्णय लें। जब भी कोई बुरा निर्णय लेना हो तो सोचें कि यह आपकी नैतिकता के अनुरूप है या नहीं। सोशल प्रेशर से बचें। सिर्फ इसलिए कि सब कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आपको भी करना चाहिए। सामान्य नैतिकता का पालन करें। हमेशा अपने मूलभूत नैतिक मूल्यों को याद रखें, चाहे हालात कैसे भी हों। क्या परिस्थितियां आपको बदल सकती हैं? इस सवाल पर सोचिए। जीवन में हम सभी किसी न किसी स्थिति का शिकार बनते हैं, लेकिन समझदारी इसी में है कि हम हालातों को अपने ऊपर हावी न होने दें। चैप्टर 4, कन्फॉर्मिटी, ओबीडियंस एंड ग्रुप इन्फ्लुएंस। दूसरा विश्व युद्ध। नाजी जर्मनी में लाखों निर्दोष यहूदी लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। जब युद्ध के बाद इन हत्याओं में शामिल सैनिकों से पूछा गया, तुमने ऐसा क्यों किया? तो उनका जवाब था, मैंने बस आदेश का पालन किया। क्या वाकई इंसान सिर्फ आदेश मानने के चलते निर्दोषों को मार सकता है? क्या समूह का दबाव इतना ताकतवर हो सकता है कि लोग सही और गलत का अंतर भूल जाएं? इसी सवाल का जवाब देने के लिए फिलिप जिम्बार्डो की किताब द लूसीफर इफेक्ट में कॉन्फॉर्मिटी, आज्ञाकारिता और ग्रुप इन्फ्लुएंस जैसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक कारकों पर चर्चा की गई है। जरा सोचिए, आप एक शांतिपूर्ण इंसान हैं, लेकिन अगर आपको एक भीड़ में डाल दिया जाए जहां सभी लोग उग्र हैं, तो आप क्या करेंगे? बहुत अधिक संभावना है कि आप भी भीड़ के साथ बहने लगेंगे, भले ही आप ऐसा सामान्य स्थिति में न करते। यही है समूह प्रभाव, यानी जब हम दूसरों को देखकर खुद भी उनके अनुसार ढलने लगते हैं। जिम्बार्डो इस बात को अब्बू गरीब जेल के उदाहरण से समझाते हैं। वहां के सैनिकों ने न केवल अपने अधिकारियों के आदेशों का पालन किया, बल्कि अपने साथी सैनिकों के व्यवहार को देखकर और ज्यादा क्रूरता करना शुरू कर दिया। समूह में रहकर लोग किस हद तक दूसरों के अनुसार ढल जाते हैं। अगर समूह में हर कोई किसी काम को सही मान रहा है तो व्यक्ति भी उसे सही मानने लगता है। इंसान अपने निर्णयों को त्याग देता है और दूसरों की नकल करने लगता है। यह प्रवृत्ति हमें खुद पर संदेह करने पर मजबूर कर देती है। अगर सब कर रहे हैं तो मैं गलत कैसे हो सकता हूं? स्टैनली मिलग्रैम का आज्ञाकारिता परीक्षण। इस विषय को और गहराई से समझने के लिए स्टैनली मिलग्रैम का प्रयोग एक शानदार उदाहरण है। 1961 में मिलग्रैम ने एक प्रयोग किया जिसमें प्रतिभागियों को एक वैज्ञानिक ने निर्देश दिया कि वे दूसरे व्यक्ति, जो वास्तव में एक अभिनेता था, को बिजली के झटके दें। शुरुआत में प्रतिभागी झटके देने में हिचक रहे थे,
लेकिन जब वैज्ञानिक ने आदेश दिया, जारी रखो, यह जरूरी है, तो उन्होंने उच्च स्तर के झटके भी दे दिए। यहां तक कि जब अभिनेता दर्द से चीखने लगे तब भी। इस प्रयोग से क्या पता चला? लोग सत्ता के आगे झुक जाते हैं। जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति आदेश देता है तो लोग अपने नैतिक मूल्यों को त्याग सकते हैं। जिम्मेदारी का बोझ दूसरों पर डालना। प्रतिभागियों ने कहा, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, क्योंकि आदेश ऊपर से आया है। मानव स्वभाव आज्ञाकारिता की ओर झुकता है। हम स्वाभाविक रूप से उन लोगों की बात मानते हैं जो हमसे ऊंचे पद पर होते हैं। सवाल है, क्यों मानते हैं लोग दूसरों की बात? नीड फॉर एक्सेप्टेंस। हम सभी चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, इसलिए हम उनके अनुसार ढल जाते हैं। फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। अगर कोई आदेश न माने तो उसे सजा मिल सकती है। यह डर हमें आज्ञाकारी बना देता है। डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब लोग समूह में होते हैं तो वे अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करते और सोचते हैं कि बाकी लोग जिम्मेदार हैं। रोल प्लेइंग। जब हमें कोई विशेष भूमिका दी जाती है, जैसे बॉस, गार्ड, सैनिक, तो हम उसी के अनुसार व्यवहार करने लगते हैं। आप कैसे कंफॉर्मिटी, ओबीडियंस एंड ग्रुप इन्फ्लुएंस बच सकते हैं? स्वतंत्र सोच विकसित करें। हर चीज पर सवाल करना सीखें, खासकर जब आप किसी समूह में हों। नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता दें। सही और गलत का फैसला दूसरों को देखकर नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा से करें। प्रभावशाली व्यक्तियों से सावधान रहें। हर शक्तिशाली इंसान सही नहीं होता, इसलिए उनकी बातों को आंख मूंद कर न मानें। अपने फैसलों की जिम्मेदारी लें। यह समझें कि जो भी आप कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी आप पर है, चाहे आदेश कहीं से भी आए। आप इस स्थिति में क्या करेंगे? कल्पना करें कि आप भी एक समूह का हिस्सा हैं जहां कुछ लोग गलत कर रहे हैं। क्या आप भी उनके साथ गलत करेंगे या अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे? इस अध्याय ने हमें यह सिखाया कि समूह का प्रभाव और आदेश मानने की प्रवृत्ति हमें बुरी राह पर भी ले जा सकती है। हमें हमेशा खुद के निर्णयों पर नियंत्रण रखना चाहिए। चैप्टर 5, डिह्यूमनाइजेशन एंड मॉरल डिसएंगेजमेंट। अबू गरीब जेल, इराक। अमेरिकी सैनिकों ने कैदियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वे इंसान नहीं बल्कि किसी वस्तु या जानवर हों। उन्हें जमीन पर घसीटा गया, निर्वस्त्र किया गया, उनके चेहरों पर थूका गया और शारीरिक यातनाएं दी गईं। इन कैदियों को देखकर सैनिकों के चेहरों पर क्रूर हंसी थी। कैसे कोई इंसान इतना निर्दयी बन सकता है? यही सवाल उठता है जब हम देखते हैं कि युद्धों में निर्दोष नागरिकों को मारा जाता है, स्कूलों में बदमाशी होती है और समाज में असमानताएं बढ़ती हैं। जिम्बार्डो बताते हैं कि कैसे लोग दूसरों को इंसान नहीं बल्कि वस्तु समझने लगते हैं और कैसे वे अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से विमुख हो जाते हैं। जब हम किसी को अमानवीकृत कर देते हैं तो हमारे लिए उन्हें नुकसान पहुंचाना आसान हो जाता है। इसका सीधा उदाहरण है जब दुश्मन देश के सैनिकों को शत्रु या जानवर कहा जाता है तो उन्हें मारना जायज लगने लगता है। जिम्बार्डो के अनुसार डिह्यूमनाइजेशन के मुख्य चरण है लेबलिंग। जब किसी समूह को नकारात्मक नाम दिए जाते हैं, जैसे आतंकवादी, देशद्रोही, अपराधी, इससे व्यक्ति को इंसान की तरह नहीं बल्कि खतरे की तरह देखा जाता है। इमोशनल डिटैचमेंट। हम सामने वाले की तकलीफ को महसूस करना बंद कर देते हैं। उदाहरण, युद्ध के दौरान सैनिकों का मानना कि दुश्मन भी एक इंसान है, लेकिन आदेशों के चलते वे उनकी पीड़ा को अनदेखा कर देते हैं। समूह बनाना, यूएस वर्सेस देम मेंटालिटी। जब समाज में हम बनाम वे की सोच आ जाती है तो दूसरों को दबाना आसान हो जाता है। उदाहरण, नस्लीय भेदभाव, जातिगत भेदभाव। क्या आपने कभी सोचा है कि सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग क्यों इतनी आम हो गई है? क्योंकि लोग सामने वाले को एक इंसान के रूप में नहीं देखते बल्कि एक अवतार या यूजर नेम समझते हैं। इस अमानवीकरण की प्रक्रिया हमें निर्दयी बना देती है। कैसे लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से मुक्ति पा लेते हैं? जब लोग गलत काम करते हैं तो वे खुद को सही साबित करने के लिए कई बहाने बना लेते हैं। इसे जिम्बार्डो नैतिक विमुखता, मॉरल डिसएंगेजमेंट कहते हैं। यानी लोग खुद को यह कहकर समझा लेते हैं कि मैं तो सिर्फ आदेश मान रहा था, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो कोई और करता। ये सामान्य बात है, सभी करते हैं, मैं अकेला दोषी नहीं हूं। मॉरल डिसएंगेजमेंट के मुख्य चरण, जिम्मेदारी का टालना। जब लोग मानते हैं कि समूह में होने के कारण उनकी गलती कम हो जाएगी। उदाहरण, मैं अकेला दोषी नहीं, पूरी टीम शामिल थी। मॉरल जस्टिफिकेशन, गलत को सही ठहराने के लिए तर्क गढ़ना। उदाहरण, युद्ध में हिंसा तो करनी ही पड़ती है, पीड़ित की गलती निकालना। लोग खुद को सही साबित करने के लिए पीड़ित को ही दोषी ठहराने लगते हैं। उदाहरण, वह सजा का हकदार था
तभी उसे यह मिला। शब्दों का खेल, गलत काम को सही दिखाने के लिए भाषा को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। उदाहरण, हमने उसे सबक सिखाया, जबकि असल में वह उत्पीड़न था। डिह्यूमनाइजेशन एंड मॉरल डिसएंगेजमेंट। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। युद्ध और आतंकवाद। सैनिक जब आम नागरिकों को मारते हैं तो उन्हें कोलैटरल डैमेज कहकर अपनी जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। ऑफिस में बॉस का व्यवहार, जब बॉस कर्मचारियों को सिर्फ नंबर्स की तरह देखते हैं, न कि इंसान की तरह। स्कूलों में बुलिंग, बच्चे अपने साथियों को अजीब, अलग या कमजोर कहकर उन्हें तंग करते हैं। अब सवाल है, इससे कैसे बचा जा सकता है? सबसे पहले दूसरों की पीड़ा को महसूस करना सीखें। जब भी किसी को तकलीफ में देखें, यह सोचें कि अगर आप उनकी जगह होते तो कैसा महसूस करते। जिम्मेदारी लें, चाहे समूह कितना भी बड़ा हो। आपको अपने कर्मों की जवाबदेही खुद लेनी चाहिए। शब्दों को तोल मोल कर इस्तेमाल करें। लोगों को लेबल करने से बचें। हर किसी को एक इंसान की तरह देखें, न कि एक वर्ग या समूह के रूप में। नैतिकता का पालन करें, चाहे हालात कैसे भी हों। अपने नैतिक मूल्यों से समझौता न करें। मेरा सवाल आपसे है, क्या आप भी कभी मॉरल डिसएंगेजमेंट के शिकार हुए हैं? कमेंट में जरूर बताएं। सोचिए, क्या आपने कभी कोई ऐसा काम किया है जिसे सही ठहराने के लिए बहाने बनाए? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि आप भी इंसान हैं और इस प्रवृत्ति से बचने के लिए खुद को जागरूक करना जरूरी है। इस अध्याय ने हमें यह सिखाया कि जब हम दूसरों को इंसान मानना छोड़ देते हैं, तब बुराई की असली शुरुआत होती है। हमें हर हाल में अपनी नैतिक जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। चैप्टर 6, द अबू गरीब प्रिजन स्कैंडल। 2003, इराक। अबू गरीब जेल में अमेरिकी सैनिकों द्वारा इराकी कैदियों पर जो अत्याचार किए गए, उनकी तस्वीरें जब दुनिया के सामने आईं तो हर किसी को झटका लगा। कैदियों को निर्वस्त्र करके जंजीरों में बांध दिया गया था। उनके सिर पर हुड डालकर घंटों खड़ा रखा जाता था और उन्हें शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी जाती थीं। सबसे भयावह बात यह थी कि इन सैनिकों के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि वे हंसते हुए तस्वीरें ले रहे थे। क्या ये सैनिक बचपन से ऐसे निर्दयी थे, या फिर स्थिति और सत्ता ने उन्हें ऐसा बना दिया? अबू गरीब जेल में अमेरिकी सैनिकों ने इराकी कैदियों पर जो बर्बरता दिखाई, उसमें शामिल अत्याचारों की सूची डराने वाली है। मानसिक उत्पीड़न, कैदियों को घंटों तक नग्न खड़ा किया जाता था। उनके ऊपर कुत्तों को छोड़ दिया जाता था ताकि वे डर से बेहोश हो जाएं। शारीरिक प्रताड़ना, कैदियों को बिजली के झटके दिए जाते थे, उन्हें सोने नहीं दिया जाता था और अनिश्चित समय तक दर्दनाक स्थितियों में रखा जाता था। यौन शोषण, महिलाओं और पुरुषों दोनों को निर्वस्त्र किया जाता और उन पर हंसी उड़ाई जाती थी। उन्हें एक दूसरे के ऊपर बैठने पर मजबूर किया जाता था। मजाक उड़ाना और अपमानित करना। सैनिकों ने कैदियों की तस्वीरें खींची और उनका सार्वजनिक अपमान किया। यह सब मनोरंजन की तरह किया जा रहा था। क्या ये अत्याचार केवल सैनिकों के स्वभाव की वजह से थे, या फिर परिस्थितियों ने उन्हें ऐसा बना दिया? डॉक्टर फिलिप जिम्बार्डो के स्टैनफोर्ड जेल प्रयोग में दिखाया गया था कि कैसे सामान्य लोग भी शक्ति और स्थिति मिलने पर निर्दयी बन सकते हैं। इस प्रयोग में कॉलेज के छात्रों को 2 समूहों में बांटा गया, गार्ड्स और कैदी। कुछ ही दिनों में गार्ड्स निर्दयी बन गए और कैदियों को यातना देने लगे, मानो वे असली अपराधी हों। अबू गरीब जेल में भी यही हुआ। सैनिकों को सत्ता दी गई और उन्होंने कैदियों पर अपनी पूरी ताकत दिखानी शुरू कर दी। वे यह भूल गए कि वे भी कभी सामान्य लोग थे। अज्ञातता और नियंत्रण, जब लोगों को एनोनिमस बना दिया जाता है तो वे ज्यादा निर्दयी हो जाते हैं। अबू गरीब में सैनिकों को किसी जवाबदेही का डर नहीं था, आदेश मानने की प्रवृत्ति। सैनिकों ने यह सोचकर अत्याचार किए कि वे केवल आदेश का पालन कर रहे थे। जिम्बार्डो कहते हैं कि जब कोई सत्ता में होता है तो इंसान की नैतिकता कमजोर हो जाती है। यही वजह है कि सामान्य लोग भी परिस्थितियों के प्रभाव में आकर क्रूरता करने लगते हैं। कैसे परिस्थितियां इंसानों को निर्दयी बना सकती हैं? अबू गरीब जेल कांड हमें सिखाता है कि बुराई किसी के भी अंदर हो सकती है, अगर सत्ता और शक्ति बिना जवाबदेही के मिल जाए। समूह का दबाव हो जिससे व्यक्ति अपनी सोच खो दे। कोई मजबूत नेतृत्व न हो जो नैतिकता का पालन करवाए। पीड़ितों को अमानवीय समझा जाए। इस घटना से जुड़े सैनिकों ने खुद को यह कहकर सही ठहराया, हम दुश्मनों को सबक सिखा रहे थे, हमने कुछ गलत नहीं किया, बस आदेशों का पालन किया। हर कोई यही कर रहा था तो मैंने भी किया। यही मॉरल डिसएंगेजमेंट का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब सवाल है, इन सब से हम क्या सीख सकते हैं? अबू गरीब कांड केवल युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी है
कि जब इंसान बिना नैतिकता और जवाबदेही के सत्ता पाता है तो वह क्या कर सकता है। सीखने योग्य बातें। नैतिकता को बनाए रखें, चाहे कोई भी स्थिति हो। सही और गलत में फर्क करना न भूलें। सत्ता का दुरुपयोग न करें। अगर आपको ताकत दी जाती है तो इसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करें, न कि उन्हें दबाने के लिए। दूसरों को वस्तु न समझें। हर इंसान की भावनाएं और गरिमा होती है, उन्हें सामान की तरह न देखें। परिस्थितियों को नियंत्रित करें, हमेशा खुद पर काबू रखें और भीड़ के बहाव में बहने से बचें। अब आप बताएं, आप क्या सोचते हैं? अगर आपको कोई ऐसी स्थिति में डाल दे जहां आपको किसी पर पूरी सत्ता दी जाए, क्या आप भी ऐसा ही करेंगे या फिर नैतिकता के साथ खड़े रहेंगे? यह अध्याय हमें बताता है कि बुराई को खत्म करने के लिए हमें अपनी नैतिकता को मजबूत करना होगा और हमेशा खुद को जवाबदेह रखना होगा। चैप्टर 7, रेजिस्टिंग सिचुएशनल ईविल। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी शासन के खिलाफ लड़ाई में कई लोग चुपचाप अत्याचार सहते रहे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना सही काम किया। एक ऐसे ही व्यक्ति थे ऑस्कर शिंडलर, जिन्होंने हजारों यहूदियों को बचाया। जब बाकी लोग परिस्थितियों से दब गए थे, तब उन्होंने नैतिक साहस दिखाया और बुराई का विरोध किया। फिलिप जिम्बार्डो हमें बताती है कि परिस्थितियां हमें कितना भी बदलने की कोशिश करें, लेकिन अगर हमारे अंदर नैतिक साहस और मजबूत चरित्र है तो हम किसी भी बुरी स्थिति का सामना कर सकते हैं। कैसे व्यक्ति खुद को नकारात्मक प्रभावों से बचा सकता है? जब हम किसी भी नकारात्मक माहौल में होते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी सोच और मूल्यों को बनाए रखें। जिम्बार्डो बताते हैं कि परिस्थितिजन्य बुराई से बचने के कुछ महत्वपूर्ण तरीके हैं। 1. सेल्फ अवेयरनेस। जब हम यह समझते हैं कि बुरी परिस्थितियां हमें प्रभावित कर सकती हैं तो हम सतर्क रहते हैं। उदाहरण, अगर आप देखते हैं कि आपके आसपास गलत हो रहा है तो इसे पहचानें और खुद को इसके प्रभाव से बचाने का प्रयास करें। 2. नहीं कहने का साहस। जब आप देखते हैं कि कोई आपको बुराई की ओर धकेल रहा है तो स्पष्ट रूप से मना करें। उदाहरण, कार्यस्थल पर अगर कोई आपको अनैतिक कार्य करने को कहे तो साहस के साथ उसका विरोध करें। 3. एक मजबूत नैतिक पहचान। खुद से सवाल करें, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं, और अपनी मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहें। 4. सकारात्मक समूहों से जुड़ना। गलत भीड़ का हिस्सा बनने से बचें और ऐसे लोगों के साथ रहें जो नैतिकता को प्राथमिकता देते हैं। उदाहरण, अगर दोस्त गलत राह पर जा रहे हैं तो उन्हें रोकें और सही मार्ग अपनाएं। 5. रीफ्रेमिंग सिचुएशंस। बुरी परिस्थितियों को अवसर के रूप में देखें और सोचें कि आप इससे क्या सीख सकते हैं। उदाहरण, अत्याचार झेलने की बजाय उसे सहन करने और बदलने का प्रयास करें। सम टिप्स फॉर बिल्डिंग मॉरल करेज एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। बुराई का सामना करने के लिए केवल जागरूकता ही नहीं बल्कि मजबूत नैतिक साहस की भी जरूरत होती है। जिम्बार्डो ने कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जो हमारे चरित्र को मजबूत बनाते हैं। अपने मूल्यों को स्पष्ट करें। यह तय करें कि आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मूल्य क्या हैं। ईमानदारी, दया, साहस और सहानुभूति। हर निर्णय लेते समय इन मूल्यों को प्राथमिकता दें। छोटे छोटे नैतिक निर्णय लें। चरित्र निर्माण धीरे धीरे होता है। रोजमर्रा के छोटे निर्णय नैतिक साहस को बढ़ाते हैं। उदाहरण, ट्रैफिक नियम तोड़ने से बचें, झूठ बोलने से बचें, प्रलोभनों का सामना करें। कई बार हमें गलत रास्ता आसान लगता है, लेकिन एक मजबूत चरित्र का व्यक्ति हमेशा सही रास्ता चुनता है। सही रोल मॉडल चुनें। ऐसे लोगों को अपना आदर्श बनाएं जिन्होंने नैतिकता और ईमानदारी का पालन किया हो, जैसे महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला। अभ्यास करें। अपने अंदर साहस और ईमानदारी लाने के लिए रोजाना छोटे छोटे अभ्यास करें। हीरो बनने की मानसिकता अपनाएं। जिम्बार्डो कहते हैं कि हर इंसान के अंदर नायक बनने की क्षमता होती है। सही अवसरों पर सही निर्णय लेने के लिए खुद को तैयार रखें। ऑस्कर शिंडलर। नाजी शासन के दौरान उन्होंने हजारों यहूदियों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। उन्होंने परिस्थिति से समझौता नहीं किया और नैतिक साहस दिखाया। रोसा पार्क्स। जब अमेरिका में रंगभेद चरम पर था तब उन्होंने बस में सीट छोड़ने से इनकार कर दिया और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ाई शुरू की। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। कई स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश सरकार के दमन का सामना किया, लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। अब सवाल है, आप क्या कर सकते हैं? गलत का विरोध करें। जब भी कोई गलत होता दिखे तो चुप न रहें। नैतिक मजबूती विकसित करें। हर दिन अपने निर्णयों को सही और गलत के आधार पर जांचें। परिस्थितियों का बहाना न बनाएं। खुद को यह न कहें कि मैं मजबूर था,
बल्कि नैतिक जिम्मेदारी लें। परिस्थितिजन्य बुराई हम सभी को प्रभावित कर सकती है, लेकिन अगर हम अपने नैतिक मूल्यों, साहस और मजबूत चरित्र के साथ खड़े रहते हैं तो हम बुराई के प्रभाव से बच सकते हैं। याद रखें, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, आप हमेशा सही रास्ता चुन सकते हैं। चैप्टर 8, हीरोइज्म एज एन एंटीडोट। 1943 में पॉल ग्रीन नामक एक युवा आदमी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। पॉल एक साधारण लड़का था, लेकिन एक दिन जब उसने देखा कि उसकी ट्रेन में एक नाजी सैनिक एक यहूदी लड़की को जबरदस्ती पकड़कर ले जा रहा है, तो उसने कुछ ऐसा किया जो उस समय बहुतों के लिए असंभव था। पॉल ने उस सैनिक को रोक लिया, लड़की को अपनी सुरक्षा में लिया और उसे बचा लिया। यही नहीं, वह सैनिक से भिड़ते हुए उसे चुनौती देने लगा। इस साहसिक कदम ने उसकी जान को खतरे में डाल दिया, लेकिन पॉल ने डर को पराजित किया और एक ही पल में नायक बन गया। यह कहानी हमें यह बताती है कि नायकत्व सिर्फ बड़े कार्यों में नहीं, बल्कि छोटे साहसिक निर्णयों में भी देखा जा सकता है। हीरोइज्म सिर्फ कोई महान युद्ध जीतने तक सीमित नहीं है, यह रोज की जिंदगी में बुराई का विरोध करने का नाम है। बुराई का सामना करने के लिए नायकत्व कैसे विकसित करें? नायकत्व का मतलब सिर्फ युद्ध के मैदान में वीरता दिखाना नहीं है, बल्कि सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी बुराई का मुकाबला करना है। जिम्बार्डो के अनुसार हर व्यक्ति के अंदर नायक बनने की क्षमता होती है, बशर्ते वह अपने अंदर के डर और संकोच को छोड़कर सही कार्य करने का साहस दिखाए। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे हम नायकत्व को विकसित कर सकते हैं। मॉरल करेज। नायक बनने के लिए सबसे पहला कदम है नैतिक साहस। जैसे पॉल ग्रीन ने नाजी सैनिक के सामने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए उस लड़की को बचाया, वैसे ही हमें भी सही समय पर सही कार्य करने का साहस दिखाना चाहिए। उदाहरण, कार्यस्थल पर किसी के द्वारा भेदभाव या असत्य बोलने का विरोध करें। सेल्फ रिफ्लेक्शन। खुद से सवाल करें, अगर आज मुझे किसी संकट का सामना करना पड़े तो मैं किस तरह से प्रतिक्रिया दूंगा? अपनी गलतियों से सीखें और भविष्य में उन्हें सुधारने की कोशिश करें। एम्पैथी। एक नायक वही होता है जो दूसरों की पीड़ा और समस्याओं को समझे और उनका समाधान ढूंढे। उदाहरण, अगर आपके आसपास कोई मुश्किल में है तो उसकी मदद करें, चाहे वह व्यक्ति आपको जानता हो या नहीं। एक्टिव इंटरवेंशन। जब हमें कोई गलत काम होते हुए दिखे तो हमें केवल उसे देखकर चुप नहीं रहना चाहिए, हमें सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए। उदाहरण, अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा हो तो चुपचाप न खड़े रहें, बल्कि उसे रोकने की कोशिश करें। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक नायक वही है जो समाज को बेहतर बनाने के लिए अपनी भूमिका निभाता है। उदाहरण, अपने समुदाय में स्वच्छता, शिक्षा और समानता जैसे मुद्दों के लिए काम करें। अब सवाल यह उठता है कि समाज में सकारात्मक बदलाव कैसे लाया जा सकता है? जिम्बार्डो के अनुसार यह संभव है अगर हम अपनी नायकत्व क्षमता को पहचानें और उसे विकसित करें। कुछ तरीके निम्नलिखित हैं। समानता और न्याय के लिए लड़ना। समाज में बदलाव लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है समानता और न्याय की दिशा में काम करना। चाहे वह जातिवाद हो, लिंग भेदभाव हो या किसी अन्य प्रकार का सामाजिक भेदभाव, हमें इसका विरोध करना चाहिए। उदाहरण, अगर आप देखते हैं कि किसी के साथ भेदभाव हो रहा है तो उस अन्याय को रोकने का प्रयास करें। रेजिंग अवेयरनेस। समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए जागरूकता बढ़ाना बहुत जरूरी है। लोगों को यह समझाना कि बुराई का विरोध करना और समाज के लिए सही कदम उठाना कितना महत्वपूर्ण है। उदाहरण, अपने मित्रों और परिवार से सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करें और उन्हें अपने विचारों से प्रभावित करें। वॉलंटियरिंग। स्वयंसेवी कार्य के जरिए हम अपनी क्षमता का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए कर सकते हैं। इससे हम खुद को और समाज को बदलने में योगदान दे सकते हैं। उदाहरण, बच्चों को पढ़ाना, वृद्धों की मदद करना या किसी पर्यावरणीय कार्य में भाग लेना। इंस्पिरेशन। नायक वही होता है जो दूसरों को प्रेरित करता है। हमें अपने कार्यों से दूसरों को यह सिखाना चाहिए कि हर कोई बदलाव ला सकता है और हर छोटा कदम मायने रखता है। उदाहरण, अगर आप किसी संघर्ष का सामना कर रहे हैं तो अपने संघर्ष को सकारात्मक रूप से दूसरों से साझा करें ताकि वे भी प्रेरित हों। पेशेंस एंड परसिस्टेंस। समाज में बदलाव एक रात में नहीं आता। नायक वही है जो धैर्य और निरंतर प्रयास से अपना काम करता रहता है। उदाहरण, अगर आप किसी बड़े बदलाव की ओर काम कर रहे हैं तो धैर्य रखें और लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। जब हम बुराई का सामना करते हैं
तो यह अक्सर डर और संकोच से भरा होता है। लेकिन हर व्यक्ति के अंदर नायक बनने की ताकत है। हमें बस अपने भीतर के डर को पार करना होगा और सही कदम उठाना होगा। जैसे पॉल ग्रीन ने अपनी जान को जोखिम में डालकर एक लड़की की जान बचाई, वैसे ही हम भी अपनी रोज की जिंदगी में दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। यह सिर्फ एक आदर्श नहीं है, यह हमारी जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति हर समाज में बदलाव लाने के लिए कदम उठा सकता है। याद रखें, बुराई का इलाज नायकत्व है और आप भी उस नायक में शामिल हो सकते हैं। समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमें नायकत्व को अपनाना होगा। यह सिर्फ दूसरों की मदद करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने भीतर नैतिक साहस और मजबूत चरित्र विकसित करने के बारे में है। आप भी एक नायक बन सकते हैं। आज से ही शुरुआत करें। बुराई से निपटने का तरीका सिर्फ नायकत्व है। द लूसीफर इफेक्ट ने हमें यह सिखाया कि बुराई केवल परिस्थितियों की वजह से नहीं आती, बल्कि यह हमारे भीतर भी हो सकती है। लेकिन यही किताब हमें यह भी बताती है कि अगर हम अपने भीतर के नायक को पहचानें, तो हम किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। नैतिक साहस, चरित्र और सही कार्य करने का साहस हर किसी के अंदर होता है, बस हमें उसे जागृत करने की जरूरत है। अगर आपने इस किताब से कुछ सीखा है, तो खुद से यह सवाल करें, क्या मैं भी बुराई का विरोध करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार हूं? तो इस साहसिक यात्रा पर हमारे साथ चलें। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करें और हर नई किताबों के साथ और अधिक प्रेरणा प्राप्त करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हर अच्छी कहानी में कुछ खास होता है। अगले ऑडियो बुक में फिर मिलते हैं, जब हम और नई किताबों के साथ आपके साथ होंगे।